नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नीट एस्पिरेंट्स की आवाज। जरा आंखें मूंदिए और खुद को उस रनर की जगह रखकर देखिए जो 2 साल तक अपने खून पसीने से ट्रैक को सींचता है, 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ता है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, फेफड़े फटने लगते हैं और जब वो फिनिश लाइन को छूकर जश्न मनाने ही वाला होता है तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ, दौड़ रद्द की जाती है। कुछ लोगों ने धांधली की थी, इसलिए तुम्हें वापस शुरुआती लाइन पर जाना होगा और वापस 42 किलोमीटर दौड़ना होगा। सोचिए उस पल उस खिलाड़ी के कलेजे पर क्या बीतती होगी। आम इंसान होता तो शायद टूटकर वहीं बैठ जाता, किस्मत को कोसता और रो पड़ता। लेकिन हमारे देश में रीनीट का वो दौर आया जब पेपर लीक के शोर के बीच, होगा या नहीं होगा के भयानक मानसिक टॉर्चर के बीच लाखों बच्चे पैनिक अटैक झेल रहे थे। लेकिन सीकर की इस पावन धरती पर कुछ ऐसे शूरवीर भी थे जिन्होंने अपने आंसू पोंछे, जूतों के फीते दोबारा कसे और बोले, ठीक है, दोबारा दौड़ना ही तो है। तो इस बार हम सिर्फ फिनिश लाइन नहीं छुएंगे बल्कि इस पूरे ट्रैक पर इतिहास लिख कर दिखाएंगे। आज हमारे साथ उन्हीं शूरवीरों में से 2 शूरवीर बैठे हैं जिन्होंने रीनीट के उस खौफनाक तूफान को चीरकर अपनी जीत का परचम लहराया है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ इन 2 सूरमाओं की नहीं है, बात है गुरुकृपा के उस अटूट भरोसे की, सिस्टम की। लगातार 2 साल 2024 और 25 में पूरे देश को ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक देने की ऐतिहासिक लेगेसी के बाद इस बार जब रीनीट का भयानक बवंडर आया, विपरीत परिस्थितियां सामने खड़ी थी और चारों तरफ मानसिक तनाव का माहौल था, तब भी गुरुकृपा का परचम जरा भी नीचा नहीं हुआ। ऐसी कठिन से कठिन परिस्थितियों के बीच भी ऑल इंडिया 11th रैंक निकालकर पूरे सीकर का टॉपर देना, साथ में ऑल इंडिया 47 से देश के टॉप 50 में अपनी जबरदस्त धाक जमाना। और खास बात है कि गुरुकृपा से इस बार 3000 से अधिक बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। ये सब ये साबित करता है कि आंधियां चाहे कितनी भी तेज हो, गुरुकृपा की नींव और उसका रिजल्ट हमेशा चट्टान की तरह अडिग रहता है। आज इस कुरुक्षेत्र में बात होगी उस पेपर लीक के दर्द की, रीनीट के डिप्रेशन से बाहर निकलने के गुरु मंत्र की और हिंदी बनाम इंग्लिश मीडियम के उस महा मुकाबले की। आज यहाँ हर उस बच्चे के मन का सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो 11वीं के भारी सिलेबस से घबराया हुआ हो, फाउंडेशन का छात्र हो, बोर्ड्स के प्रेशर से जूझने वाला 12वीं का फ्रेशर हो, या फिर बंद कमरे में खुद को एक और मौका देने वाला रिपीटर या ड्रॉपर योद्धा हो। मिलिए हनुमानगढ़ के इन 2 लालों से। एक तरफ है अभिलाष जिन्होंने ऑल इंडिया 11th रैंक हासिल की है, नीट पेपर लीक की खबर सुनने के बाद भी अपने आप को शांत रखा और सीकर में टॉपर बनकर उभरे। और दूसरी तरफ है दैविक जिन्होंने ऑल इंडिया 47th रैंक हासिल की है और देश की टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचने के लिए कतार में खड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अभिलाष और दैविक। कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज लगातार आपके हो रहे हैं, बधाइयाँ मिल रही हैं, तो कैसी फीलिंग है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने जो 2-3 साल मेहनत की थी, मुझे उसका एकदम सही रिजल्ट मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तथा जो मेरी फैमिली मुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी वो मैंने सब कुछ उनको दिया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, दैविक आप बताइए। जैसे ही मैं नीट का पेपर देके आया तो जब स्कोर कैलकुलेट किया तो ऐसे थोड़ा सा तो मन में था मेरे, थोड़ा सा हल्का सा कहीं ना कहीं रिग्रेट तो था कि 2-3 सवाल मैं और ज़्यादा ठीक कर सकता था। पर ओवर द टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि 695 भी एक बुरा स्कोर नहीं है, स्टिल थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी मेरे में। जब रैंक वगैरह आई तो जैसे एम्स दिल्ली के लिए बिल्कुल बॉर्डर लाइन रैंक की थी, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ भी था कि 695 पे बहुत सारे बच्चे हैं पर मेरी रैंक उनमें से टॉप पे थी, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री के अंदर एक ही सवाल गलत था, बाकी 4 सवाल फिजिक्स के अंदर गलत थे। तो बहुत खुशी हुई कि चलो इस बार थोड़ा सा लक काम किया और बच गए। पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई और इंस्टीट्यूट वालों की जो उम्मीदें थी, उन्होंने जो 2-2.5 साल मेहनत करी थी मेरे पे, वो ऐसा लगा कि सक्सेस में कन्वर्ट होती दिखी। क्या गलतियां की थी आपने पेपर में? पेपर के अंदर एक्चुअली क्या हुआ कि इनिशियली वैसे मेरा ऐसा रूल रहता था कि मैं फिजिक्स पहले करता था, पूरी नहीं करता था पर हाफ फिजिक्स मैं पहले करता था। इस बार मैंने किया तो नीट के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ और एक के दोनों ऑप्शन ठीक हुए।
मेरा जो सेट था उसके अंदर ही पहले 6 क्वेश्चनों में ये दोनों क्वेश्चन थे। तो मैंने पहले 6 क्वेश्चन में ही मैं कंफ्यूज हो गया था कि एक के 2 आंसर आ रहे हैं, एक का आंसर ही नहीं आ रहा। और वो दोनों क्वेश्चन मेरी स्ट्रेंथ के ही थे, मतलब जो टॉपिक्स मेरे अच्छे से क्लियर, मुझे ऐसा लगता था कि उन्हीं के वो क्वेश्चन थे। तो थोड़ा सा मैं घबरा गया। फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री पे स्विच किया, और केमिस्ट्री मैंने सोचा कि फिजिक्स थोड़ी अच्छी लेवल की है तो केमिस्ट्री फटाफट करने की कोशिश करी। पर केमिस्ट्री भी इस बार उतनी बढ़िया थी जितनी फिजिक्स थी। केमिस्ट्री काफ़ी एक अनएक्सपेक्टेड, एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आई केमिस्ट्री मेरे लिए। फिर उसको मैंने तेज करने की कोशिश की, पर स्टिल जितना उसके लिए टाइम चाहिए था मुझे वो देना पड़ा। देन बायो DCI के पेपर में भी इससे टफ बायो ही आती थी। काफ़ी आसान आसान सवाल पूछ रखे थे कि वर्टिब्रे का नंबर क्या होता है, फ्रॉग में क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं। डायरेक्ट NCERT बेस्ड सवाल थे। उसके बाद मैं अगेन फिजिक्स पे गया। फिजिक्स के अंदर फटाफट के अंदर करने के चक्कर में मैंने 3 सवाल, जो मेरे 4 सवाल गलत थे, उनमें 3 सवाल ऐसे थे कि जो मैं कंफर्टेबली आसानी से सॉल्व कर सकता था। जो एक सवाल था वो इंडेक्स करेक्शन पर बेस्ड सवाल था, थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स का था, थोड़ा सा वो याद करने वाला था, और वो लैब मैन्यूल के अंदर प्रिकॉशन में दे रखा था, तो वो ध्यान नहीं दिया, मतलब याद नहीं था, कभी पढ़ा ही नहीं था। और एक केमिस्ट्री में सवाल था कि बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी का ऑर्डर पूछ रहे थे। जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन, तो अपने को मोस्ट करेक्ट देखना था, वो थोड़ी सी मैं वहाँ गलती कर गया, इस वजह से केमिस्ट्री में मेरा एक सवाल गलत हुआ। जिस दिन पता चला था कि नीट का पेपर लीक हो गया है, पेपर कैंसिल हो गया है, कैसा हुआ था? पहले तो ये बताइए, उस दिन का पेपर कैसा हुआ था जो नीट था? जो नीट का पेपर था वो मेरा 710 मार्क्स बन रहे थे। जो NT की प्रोविजनल आंसर की थी, NT ने एक क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, 7.6 वाला क्वेश्चन, उसके हिसाब से मेरे 710 बन रहे थे। पर थोड़ी सी ऐसे खुशी तो थी कि 710 बन रहे हैं, पर उसके अंदर भी जिस हिसाब से ऐसे खबरें चल रही थी उस हिसाब से तो मेरी रैंक अराउंड 100 के पार ही आने वाली थी 710 मार्क्स पर भी। तो मेरे हिसाब से तो जो मेरा री नीट है वो नीट से अच्छा हुआ, चाहे 15 मार्क्स का कम हुए हों, पर स्टिल रैंक मेरी इंप्रूव ही हुई है। लेकिन आपको पता था कि अभी 710 मार्क्स बन गए हैं, रीनीट फिर से होगा, तो फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा, रात में नींद आई थी ढंग से, कुछ क्या क्या ख्याल दिमाग में आए थे? ये एक्चुअली सुबह मतलब 11-12 बजे ये डिसीजन आया था NTA का कि ये नीट कैंसिल हो गया है, अभी रीनीट होगा। तब उन्होंने पूरी डिटेल नहीं बताई थी कि कितने दिनों बाद क्या होगा। तो तभी हमारे मेंटर हैं, उनका मेरे पास कॉल आया कि अभी फटाफट से सीकर आ जाओ, अभी टाइम वेस्ट करने का मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। अपने मेहनत पहले भी की थी, तो अब 1 महीने के लिए अपन खराब नहीं कर सकते 2 साल की मेहनत। तो तब तो फिर मैंने उनको कहा कि सर देख लो, यहाँ बैठे ही कुछ हो सकता है, तो ऑनलाइन वगैरह। फिर उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि थोड़ा डांटा भी कि चुपचाप अपना काम करो, 40 दिन ही तो हैं। तो जस्ट अगले दिन ही मैं सीकर आ गया था तब। ठीक है, तो क्या एक्सपेक्टेड था कि अब भी जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, कितने मार्क्स मेरे फिर से बन जाएंगे? बुढ़ाने सर हमें क्या करते थे कि जैसा रीनीट का पेपर, वैसे पिछले जब भी जैसे 2015 के अंदर ही एक बार वापस हुआ था, पेपर टफ ही आता है नीट का जब भी अगली बार होता है। पर इस बार फिर भी डाउट था कि अगर नीट आसान है तो रीनीट भी आसान आ सकता है। तो थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूजन का था कि लेवल कैसा आएगा, और लेवल पेपर का बहुत बढ़िया आया। इवन 2025 के पेपर से भी अच्छा पेपर ही था। तो एक कन्फ्यूजन तो था, तो हमें इंस्टीट्यूट ने दोनों पेपर की तैयारी कराई, इजी क्वेश्चंस की भी तैयारी कराई कि हम सिली मिस्टेक्स ना करें, और टफ से टफ क्वेश्चंस की भी तैयारी कराई। और हमारे जो DTS होते थे उसके अंदर भी हमें पता नहीं होता था कि ये पेपर इजी आएगा टफ आएगा। वैसे हो सकता था कि ये टफ पेपर ही आ रहा है, एकदम से इजी पेपर आ गया। दोनों पेपर की इक्वली तैयारी करी। अभिलाष, तुम्हारा क्या रिएक्शन था जब पता चला कि पेपर लीक हो गया है, पेपर दोबारा होगा, NTA पे गुस्सा आया होगा, क्या रिएक्शन था तुम्हारा? जैसे पहले वाले नीट में मेरा स्कोर 705 था जी। तो उस स्कोर से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। जैसे उस पेपर के बाद 10-12 दिन निकले तब भी मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट था मेरे उस स्कोर का। तो जब ये न्यूज़ आई कि ये नीट कैंसिल हो गई है और दोबारा हो गई तो मैं कहीं ना कहीं खुश था। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उस न्यूज़ को सुन के, और मैंने ये सोचा कि मेरे लिए एक और मौका है, मैं इसमें पहले से ज़्यादा बढ़िया करूँगा। क्या क्या गलतियां हो गई थी आपसे पेपर में? जैसे पहले वाले पेपर में मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स की थी। जो क्वेश्चन, जैसे उस पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं जो कि मेरे हिसाब से मुझे गलत करना चाहिए था, लेकिन मैंने पता नहीं कैसे गलत करे। जो अच्छे क्वेश्चन थे वो मेरे उस पेपर में गलत नहीं थे, जो इजी क्वेश्चन थे वो मैंने गलत कर दिए थे। खास बात यह है कि अभिलाष हिंदी मीडियम से है और दैविक इंग्लिश मीडियम से है। तो अभिलाष,
एक सामान्य परिवार से सीकर आना और फिर आपको पता है कि कोचिंग में क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, आप हिंदी मीडियम से हो, तो कहीं कोई इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ? जैसे मैं शुरू-शुरू में सीख रहा था, तो जब मैंने चारों तरफ सुना तो मेरे को भी सुनने को मिला कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहीं न कहीं इंग्लिश मीडियम से पीछे रहते हैं। जी। ये कहीं न कहीं ये मेरे दिमाग में 1-2 महीने चला था। फिर जब एक बार हमारे बुढ़ानिया सर ने सेमिनार किया था, उसके अंदर उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि ऐसा कुछ नहीं है। बाद में जैसे पिछले साल के हमारे टॉपर जो महेश भैया थे, वो जी। भी हिंदी मीडियम के थे। फिर तो मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है एटलीस्ट। तो फिर मैंने पहले 1-2 महीने में ज़रूर मैं इसमें डिस्टर्ब रहा था कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैं कैसे पढ़ूँ, इंग्लिश मीडियम कैसे बराबरी करूँ, लेकिन बाद में ये मेरा डाउट क्लियर हो गया था। दैविक, तुम्हारा 12th के साथ सिलेक्शन हुआ है, तो 12th के अंदर तो प्री बोर्ड्स भी होते हैं, बाकी प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती हैं, कुछ और टेस्ट भी देने होते होंगे, और उसी दौरान यहाँ पे कोचिंग के अंदर गोड्स, माइनर्स, ये सब भी होते हैं। क्या कभी ये टेस्ट प्री बोर्ड्स वगैरह के साथ में क्लैश करते थे? तो अगर करते थे तो कैसे मैनेज करते थे? ऐसा बहुत बार हुआ है कि जैसे हमारे प्रैक्टिकल होते थे, तो जैसे मेरा जीपीएस सेवतबड़ी मेरा स्कूल था, तो हम हमें प्रैक्टिकल देने जाते थे, तो हम 4 साढ़े 4 बजे आते थे और 5 से 6 गोट्स का टाइम होता था। जो हमारे 12th के बच्चों के हो रहे थे ना गोट्स, उनका टाइम 5 से 6 होता था। तो पूरा दिन ही ऐसा पेपर में ही चला जाता था। पर दिक्कत की बात ये नहीं थी कि जो सिलेबस था बोर्ड में आना था और जो टेस्ट में होना था वो सेम ही सिलेबस था, तो इनडायरेक्टली वो बोर्ड की प्रिपरेशन में भी मदद कर ही रहा था। जैसे कि इस बार का जो सीबीएसई के पेपर रहे हैं, इवन बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स का तो स्पेशली वो नीट लेवल के ही पेपर थे। जैसे बायो तो इस बार नीट से भी बढ़िया थी, जो नीट 2026 का हुआ था ना, उससे बढ़िया ही बायो थी। मतलब कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बच्चे ही वो बायो सॉल्व कर सकते थे, ऐसी बायो थी। तो हमारे जैसे प्री बोर्ड भी चला करते थे, तो ऐसा होता था कि जैसे गोट्स साथ-साथ चल रहे हैं, एक दिन प्री बोर्ड भी होता था, 3 दिन बाद एक प्री बोर्ड, फिर ऐसे प्री बोर्ड के साथ और गोट्स का ऐसे हाइब्रिड शेड्यूल दिया गया था। यही शेड्यूल की वजह से ही दोनों को मैं इक्वली मैनेज कर पाया, वरना ऐसा होता है कि ये 2 महीने नीट की प्रिपरेशन एक बार छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान दे लो। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जो बच्चे ऐसा करते हैं, उनको फिर 1 साल और देना पड़ता है। वो फरवरी और मार्च का जो टाइम होता है ना, वो नीट की प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, सबसे क्रूशियल टाइम होता है। वहाँ पे जो बच्चे नीट और बोर्ड्स को इक्वली मैनेज कर पाते हैं, वो सक्सेस पा लेते हैं। और दूसरी बात कि जो बोर्ड्स के अंदर जो मार्क्स का होता है, इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते, तो बोर्ड्स की अपन को चिंता कम करनी चाहिए और नीट की चिंता ज़्यादा करनी चाहिए। फिर भी रिश्तेदार तो पूछते हैं 90% बन जाएंगे क्या? इतने बन जाएंगे ना? जो बच्चों ने नीट की तैयारी करी है ना, उनके 90% तो इजीली बन ही सकते हैं। बोर्ड्स के अभी पेपर में एमसीक्यू बेस्ड बहुत सारी चीजें आने लगी, एमसीक्यू, केस स्टडी, ये सब कुछ नीट जैसा ही है। फिजिक्स के अंदर तो ऑलमोस्ट 100% पेपर ही नीट लेवल का था, उसका कोई भी क्वेश्चन नीट में आने की 100% चांस सकता था। अभिलाष, तुम्हारी 12th के साथ एज नहीं थी, लेकिन तैयारी कैसी थी नीट की? मेरी तैयारी तो उस वक़्त भी अच्छी थी, लेकिन जितनी शायद मैं कर सकता था उतनी अच्छी तो नहीं थी। क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता था, बहुत कम पढ़ता था, क्योंकि मैं सोचता था कि इस बार मेरा पेपर तो होगा नहीं, तो मैं इतना ज़्यादा लोड क्यों लूँ? तो इस चीज का कभी बुरा नहीं लगा कि यार 1 साल मुझे और देना पड़ेगा इसी नीट को, यही जो 11th 12th में पढ़ा है ये मुझे फिर से 1 साल पढ़ना पड़ेगा? पहले जब 12th में था तब तो मेरे को कभी ये बुरा नहीं लगा, लेकिन जब मैं रिपीटर में आया तब मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि जो चीज़ आपने 2 साल पढ़ी है उसी को आप दोबारा पढ़ रहे हैं, तो उसमें बड़ा ज़ोर आता था। तब मेरे को बहुत बुरा लगता था। जब आप 10th करके गुरुकृपा में आए थे 11th में, तो आपको अपने आप में क्या-क्या बदलाव उस दौरान करने पड़ते हैं? जैसे ये बात सही है कि जब मैं यहाँ पर 11th में सीख रहा था, तो मेरे को ये बात बड़ी अजीब लगी कि यहाँ पर हर छोटी से छोटी चीज़ को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। मैंने इतनी डीप स्टडी पहले कभी नहीं की थी, तो मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही थी। इतने ध्यान से टीचर को सुनना, हर एक चीज़ को अच्छे से घर जाके पढ़ना। तो फिर मैं कहीं न कहीं 1 महीने तक मैं ऐसे घूमता रहा इधर-उधर कि क्या पढ़ना है, नोट्स पढ़ूँ, मॉड्यूल पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ? फिर जैसे मैंने 1 महीने सब कुछ इधर-उधर घूम के मैंने कई सारे मेंटर से पूछा, फिर कई सेमिनार भी हुए। फिर एटलीस्ट मेरा एक बार बुढ़ानिया सर से मिलना हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि तू क्लास के नोट्स पढ़ना अच्छे से, क्लास में ध्यान देना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इतना इनफ है नीट के लिए। फिर जैसे 1 महीने के बाद में मैंने अपनी रेगुलर स्टडी एकदम अच्छे से स्टार्ट कर दी थी। मेरे कुछ एक बैकलॉग भी आए, फिर उनको कवर करने के लिए मैंने फिर से अपने मेंटर से बात की, तो उन्होंने मुझे वो बैकलॉग को वापस से कवर करने का तरीका बताया। तो मैं कहीं न कहीं 11th के लास्ट तक मैंने कहीं न कहीं सब कुछ वापस से मैनेज कर लिया था।
ठीक है, आपको आपके मेंटोर्स ने बैकलॉग को कवर करने का तरीका बताया, अब आप आगे आने वाले बच्चों को इसका तरीका बताइए जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं। जैसे मेरा जो बैकलॉग था उसको मैंने कहीं न कहीं ऐसे कवर किया, जैसे मैं डेडिकेटेडली 4 से 5 घंटे पढ़ता था 11th के अंदर। जी। तो जब मैंने सोचा कि मुझे मेरा बचा हुआ बैकलॉग है वो कवर करना है, तो मैंने कहीं न कहीं 7-8 घंटे पढ़ना शुरू किया था। तो मैं क्या करता था, मैं 4 से 5 घंटे तो करंट का जो चल रहा है वो पढ़ता था, और उसके बाद में जो लास्ट में 2-3 घंटे बचते थे उसके अंदर अपना बैकलॉग का पढ़ता था। ये मेरा डेली का शेड्यूल था, चाहे करंट में कितना भी पढ़ाए, मैं डेली के डेली कुछ न कुछ बैकलॉग ज़रूर कवर करता था। इससे धीरे-धीरे 11th के लास्ट तक मैंने सारा बैकलॉग कवर कर लिया था। दैविक, जैसा कि अभिलाष ने बताया कि इनको बड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी जैसे ही इन्होंने 10th से 11th में जीसीआई में शिफ्ट हुए, आपको कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उस दौरान? एक्चुअली जब 11th के अंदर बच्चा आता है ना, तब सिलेबस बहुत धीरे चलता है। इनिशियली बच्चों को ट्रांजिशन में हेल्प करने के लिए इनिशियली जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स होते हैं ना, उनको फिजिक्स के अंदर जैसे बेसिक मैथ पढ़ाई जाती है, वेक्टर्स पढ़ाए जाते हैं, ये सब बेसिक टॉपिक्स होते हैं। इनका बहुत धीरे धीरे चलता है कंपैरेटिवली जो पूरे साल से। तो एक्चुअली इस समय क्या हुआ कि मैं पूरा मोटिवेट होके आया था घर से कि 6-7 घंटे पढ़ना है, दबा के पढ़ना है। तो ये जो काम था, काम जैसे थोड़ा-थोड़ा कम था, तो मुझे फ्री टाइम ऐसा लगता था कि मेरे पास फ्री टाइम है। पर मैं क्या कर रहा था कि नोट्स पढ़ने में थोड़ी-सी बेईमानी कर रहा था, जिस वजह से मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा फ्री टाइम बन रहा था और जिस पे मैं इधर-उधर से कभी कोई किताब कर ली, कभी कोई किताब कर ली। एक्चुअली मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे ऐसे जो अफ़वाहें फैलाने वाले वीडियोस होते हैं वो देखने लग गया कि जैसे टॉपर्स ऐसे किताब बताते रहते हैं, इतनी सारी किताबें करनी होती हैं। पर जैसे-जैसे टाइम बढ़ा, मैंने अपने आप ही ये नोटिस करने लगा कि एंड के अंदर इतनी सारी किताबें करने का क्या फ़ायदा हुआ, जब माइनर जब आया, तब वो चीज़ आपको याद ही नहीं रही। वो एनसीईआरटी की लाइन जो एज़ इट इज़ आई, वो आपको ये तो याद था कि वहाँ लिखी हुई है, पेज के उस कोने में लिखी हुई है, पर वो डाटा याद ही नहीं रहा। ऐसे कभी-कभी हो जाता है कि पूरी लाइन तो याद है, पर वो मेन जो डाटा है ना, वो ही भूल गए। तो इसके लिए फिर मैं एक ही डायरेक्शन में अपनी सारी एनर्जी लगाने लग गया, और जो मेरी रैंक जो आती थी ना, उससे मैंने अराउंड 20-30 रैंक इम्प्रूव कर ली, इवन 11th के 3-4 महीने बाद। और जो चैप्टर्स थे वो एज़ सच बैकलॉग तो नहीं थे, पर मैं उतना उनमें कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं था। स्पेशली वर्क पावर एनर्जी से पहले वाले चैप्टर्स के अंदर। उसके बाद तो ना एक पेपर हुआ हमारा जिसके अंदर मेरे फिजिक्स के अंदर 135 मार्क्स आए थे फिजिक्स के अंदर। उस पेपर में सिर्फ और सिर्फ मेरे फिजिक्स में ही मार्क्स कटे थे। तो तब मुझे काफ़ी हिट हुआ कि यार कुछ तो अपन गलत कर रहे हैं। तब मैंने मतलब रेडिकली बदल दिया अपना वे कोई भी काम करने का। जैसे मैं कोई भी, जैसे सर प्रूफ कराते किसी फॉर्मूला का, कोई सर ऐसे क्लास में बातें डिक्टेट करते कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसका घुमा के भी आ सकता है। मॉड्यूल करने का तरीका, पहले मैं वही 10th वाले माहौल में था। जैसे 10th के अंदर तो फिजिक्स के होते ही 4 चैप्टर हैं टोटली, जिसके अंदर भी 90% तक थ्योरी हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला, ओम्स लॉ से ही आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। वैसे ही 11th के अंदर काफ़ी अलग था, तरह-तरह कंसेप्ट थे, सब चीज़ें सिर्फ फॉर्मूला से नहीं हो सकती थी, खुद का एप्लीकेशन, अप्रोच बिल्ड करनी पड़ती थी। मॉड्यूल करने के अंदर भी मैं गलतियाँ कर रहा था, इस प्रकार मॉड्यूल कर रहा था कि मॉड्यूल याद तो हो रहा था, पर उसका जो अंडरलाइंग कंसेप्ट था, वो मैं ग्रास्प नहीं कर पा रहा था। पर वर्क पावर एनर्जी में जैसे नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, एक नई एनर्जी लेके आया मेरे में कि अब फिजिक्स तो सबसे बढ़िया से करनी है। तो जैसा कि आपने बताया कि 12th के साथ में आपको 11th का भी कवर करना था, साथ में बोर्ड्स की प्रिपरेशन थी, नीट की प्रिपरेशन थी और उसके अंदर भी आप 47th रैंक लेकर आए हो। कैसे ये सारी चीजें आपने एक साथ में मैनेज की? एक्चुअली मेरी एक खास बात थी जो कि मैं मानता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की। मैं ऐसे दूर का नहीं सोचता था। मतलब मैं जैसे ही क्लास करके आया, मेरी सुबह 6 बजे क्लास हुई तो 10 से 5 बजे तक मैं सोता था। 7 आवर्स की मैं कंप्लीट स्लीप लेता था। तो 2 से 10 बजे के बीच में मेरे पास टाइम होता था अपना काम पूरा करने के लिए। तो मैं क्लास से आके क्या करता था कि 2 से 3 ऐसे लिख लेता था कि 2 से 3 ये पढ़ना है, 3 से 4:30 ये, 4:30 से 5 ये पढ़ना है। तो ऐसे पूरा 10 बजे तक, कि बीच में थोड़ा ब्रेक का टाइम भी निकाल दिया कि 5 बजे कोई चाय वगैरह का टाइम निकाल दिया, डिनर का टाइम निकाल दिया। तो ये सब टाइम निकाल के, और मैं पूरी कोशिश करता था कि ये काम मैं पूरा करके ही सोऊं। जो मैंने बनाया है क्लास से आते ही वो पूरा करके ही सोऊं। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी पढ़ना, जो 12th के अंदर मुझे करना पड़ा, वो सब इन्वॉल्व था। दूसरी बात की जो शेड्यूल यहाँ पे देते थे ना, वो ये सोच करके ही देते थे कि बच्चों ने 11th में क्या-क्या गलती कर सकते हैं और कैसे उनको रिकवर किया जा सकता है।
जैसे हमारे 12th का सिलेबस खत्म होते ही अराउंड 31 डेज के हमारे रोज पेपर हुए, कि हमें वो तो सिर्फ ये बताने के लिए थे कि अपने कौन कौन से टॉपिक वीक हैं। जी। उसके अंदर मेरी ये दिक्कत रही थी कि मैंने जो नोट्स बनाए थे ना, वो उसके अंदर मैंने एनसीईआरटी वगैरह जहाँ जहाँ से बातें मुझे मिलती थी, मैंने जैसे कहा कि 11th के अंदर मैं इधर उधर से भी काफ़ी उल्टी पुल्टी किताबें करता था, तो जहाँ जहाँ से मुझे बात दिखती थी उसके अंदर काफ़ी अनइम्पोर्टेंट चीज़ों से मैंने नोट्स भर दिए थे, तो वो पढ़ने में मुझे टाइम बहुत लग रहा था, जिस वजह से स्पेशली बायो के अंदर मेरा सिलेबस नहीं पूरा हो पाता था, मैं नोट्स ही याद करता रहता था। एनसीईआरटी बहुत सारे चैप्टर थी, 11th की एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ पाया था मैं उन बोर्ड्स के दौरान। पर एंड के अंदर फिर हमारा एक सेमिनार हुआ, उसके अंदर बताया कि जो चीज़ आपने नहीं करी है ना, वो अगले जो राउंड है रिवीजन का, उसमें उतनी ही कंसंट्रेशन फोकस के साथ वो चीज़ ज़्यादा करनी है। तो फिर ऐसे ही अगले बार जब राउंड हुआ रिवीजन का, तब मेरा टाइम कम हो गया पढ़ने का, मैं जो चीज़ 2 घंटे में करता था वो 1 घंटे में ही करने लग गया, और एनसीईआरटी भी फिर मैंने अपने शेड्यूल में डाल ली, और धीरे धीरे करते करता मैं मतलब दिसंबर तक तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो मतलब बायो की तो साथ साथ चल ही रही थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी मैंने कवर कर ली थी। अभिलाष, आप बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और अपना स्केड्यूल किस तरह से आपने बना रखा था? जैसे मैं 11th के अंदर शुरुआत में 4 से 5 घंटे ही पढ़ता था, लेकिन जैसे जैसे मेरे पीछे कुछ एक टॉपिक्स तो बैकलॉग थे, और जैसे जैसे आरटीएस शुरू हुए मैंने 7 से 8 घंटे पढ़ना शुरू किया था। जैसे मैं करंट और आरटीएस दोनों का अलग अलग टाइम शेड्यूल बना के रखता था। मेरा जो बेस था वो शाम के टाइम का था, तो मैं जैसे क्लास से आने के बाद में लेट नाइट पढ़ना पसंद करता था। मैं रात को 1 से 2 बजे तक पढ़ता था, सुबह लेट तक उठता था। कई बार मैंने जैसे दिन में पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सुबह मेरे डिस्टर्बेंस बहुत होता था। कोई अगर यहाँ से बच्चा मेरे रूम में आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो मैं फोकस नहीं कर पाता, इसलिए मैंने फिर लेट नाइट पढ़ना शुरू कर दिया था। अभिलाष, एक चीज जानना चाहती हूँ, हर साल नीट में 20 से 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, आपने ऑल इंडिया 11th रैंक हासिल की है, ऐसी क्या खास बात थी आप में, या किस तरह से आपने अलग प्रिपरेशन की थी इस बार? मेरा मानना है कि मेरी जो अलग बात थी वो थी कि मैं नोट्स बड़े सही ढंग से बनाता था। जैसे मैं क्लास में जब भी बैठता था तो पूरा कंसंट्रेट करता था। जैसे टीचर जो भी बोल रहा है, जो भी क्वेश्चन करा रहा है, मैं उसे बड़े अच्छे से सुनता समझता था। जैसे टीचर साथ साथ क्वेश्चन कराता है, मैं साथ साथ सॉल्व करता था। और जैसे कुछ क्वेश्चन मेरे से क्लास में होते थे, कुछ नहीं होते थे, तो मैं उन्हें अलग से रखता था। जैसे जो क्वेश्चन मेरे से क्लास में नहीं हो रहे हैं, मैं उनको अलग से स्टार करके रखता था, इस तरह। और जो क्लास में टीचर कुछ बातें बोलता था, उनको मैं अलग से अपने आप से लिख लेता था अपनी भाषा के अंदर। फिर इससे मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मैं घर जाके नोट्स है वो बड़े फास्ट पढ़ता था। जैसे कि मेरे 6 घंटे की क्लासेस थी, मैं घर जाके नोट्स है वो 2 घंटे के अंदर सारी पढ़ देता था। क्योंकि जैसे मेरे को पूरे नोट्स नहीं पढ़ने होते थे घर जाके, जो चीज़ मेरे क्लास में नहीं हुई थी, या मेरे क्लास में जिसने मेरे को ज़्यादा परेशान किया था, ज़्यादा टाइम लिया था, वो मैं घर जाके अच्छे से पढ़ता था बस। और इसके अलावा मैं जब नोट्स घर जाके नोट्स दोबारा पढ़ रहा था, उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ता, तो मैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी नोट्स के अंदर ऐड करता जाता था। इससे मेरे को एक फ़ायदा ये मिला कि जब मैं डीटीएस और बोर्ड्स लास्ट में आया, लास्ट में टाइम कम रहता है, आपको सिलेबस ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम भी मैं नोट्स अच्छे से मैंने तैयार कर लिए थे। तो मेरे को फ़ायदा ये मिला कि मेरे को लास्ट टाइम में इधर उधर नहीं भागना पड़ा, मैं मेरे नोट्स से सब कुछ कर पा रहा था। मेरे को इधर एनसीईआरटी उठाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ रही थी, मैं केवल अपने नोट्स ही पढ़ रहा था। इससे मेरा सिलेबस है वो बहुत पहले पूरा हो जाता था, और मैं अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाता था। इससे मेरे को नीट में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। एक चीज होती है डिस्ट्रैक्शन, एक होता है कि आपको फ्रीडम मिल जाता है, आपके घर वाले आपको बार बार प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि पढ़ ले, और फिर ऊपर से फ्रेंड्स होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मोबाइल फोन्स भी है एक तरह से। कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शन आप में थी या नहीं? जैसे मैं शुरू में सीख रहा है, तो मेरे एक डिस्ट्रैक्शन थी वो मोबाइल की थी। क्योंकि जो मेरा रूममेट था उसके पास मोबाइल था, तो महीने भर तक मेरे को उससे, जैसे मैं थोड़ा वो मोबाइल देखता था, तो मुझे इस बात का पहले पता नहीं चला कि मेरे को कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे मुझे जब इस बात का रियलाइज़ हुआ, तो मैंने कहीं ना कहीं अपना जो रूम है वो चेंज किया था। जो मेरा एक रिलेटिव था उसके साथ मैं रहने लगा, क्योंकि मेरा मानना था कि जब एक रिलेटिव के साथ मैं रहूँगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, और मुझे ऐसे लगेगा कि अब जैसे मेरे कोई घर वाला मेरे साथ है तो मैं पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा। तो मेरे बस इतना डिस्ट्रैक्शन हुआ था, बाकी मैंने पूरी मेरी जर्नी में कोई डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा फेस नहीं की। देविक, आपको कौन कौन सी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती थी? एक्चुअली मैं घर वालों के साथ रहता था, तो मेरे पास खुद का पर्सनल फ़ोन नहीं था, जो मेरी मम्मी का फ़ोन था उसी को मैं कभी कभी यूज़ कर लेता था।
तो एज सच कोई फ़ोन वाली एडिक्शन नहीं थी। पर क्या हुआ कि एक बार गोट्स के अंदर जब जनवरी की बात थी कि गोट्स चालू हुए हमारे, तब ना रिपीटर्स, फ्रेशर्स, 12th के बच्चे, ये सब बच्चों के इकट्ठे पेपर हो रहे थे। तो जब इतने बच्चे पेपर दे रहे थे, 20-25 हज़ार बच्चे पेपर दे रहे थे, तब रैंक भी ना मतलब 5-10 नंबर पे ही रैंक बहुत ज़्यादा आती थी। तो एक बार मेरी रैंक कम आई उसके अंदर तो वैसे वो पेपर काफ़ी टफ थे और उसमें मेरी रैंक ऊपर-नीचे चलती रहती थी। पर वो पहला ही पेपर था, उसमें मेरी रैंक काफ़ी कम आई। तो उसके अंदर मुझे लगा कि अपने को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करना है कि अगर 10-15 मिनट भी फ़ोन से ख़राब हो रहे हैं तो वो भी नहीं होने चाहिए। तो जस्ट मैं उठा ही उठा था अभी, तो फिर मैंने मेरी मम्मी को कहा कि आप यूट्यूब पे एक लॉक लगा दो। और तो कुछ था ही नहीं, जैसे व्हाट्सअप, यूट्यूब, तो यूट्यूब पे एक लॉक लगा दो। तो उन्होंने ऐसे फिंगरप्रिंट लगा दिया। तो उसके बाद से नीट तक जो 6 महीने 4-5 महीने का रहा, तब तक यूट्यूब लॉक ही रहा। तो फिर मैं देख ही नहीं पाया, वो 10-15 मिनट भी मेरे बचने लग गए थे। तो 10-15 मिनट को मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया और वो ही थोड़ा-थोड़ा सबसे आगे निकलते-निकलते रैंक आ गई। ठीक है, तो आखिर में मैं चाहती हूँ कि आप अभी जो नीट 2027 की या फिर और डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? कौन-कौन सी गलतियाँ उनको नहीं करनी चाहिए? मैं इस बारे में 2 बातें बोलना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर आपके बैकलॉग हैं, तो पुराने बैकलॉग की चिंता मत करो। जब आरटीएस, गोट्स या जो भी टेस्ट होंगे, उसके अंदर आपके बैकलॉग कवर हो जाएँगे। पर एक बात है कि आप नए बैकलॉग बनने मत दो। पुराने की चिंता मत करो। इस वजह से अगर आप ये मंत्र अपने पास लेके चलोगे, तो आपके सारे बैकलॉग दूर हो जाएँगे। और दूसरी बात तो ये है कि आप ऐसे एक संकल्प लो, नियम बनाओ कि आप एक दिन में रोज़ 100 क्वेश्चन करो ही करो। 25 क्वेश्चन फिज़िक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के आप रोज़ करो ही करो। जिस वजह से आपकी स्पीड, एक्यूरेसी सब इम्प्रूव होगी। अभिलाष, तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं जो नीट की प्रिपरेशन करे उनको कहना चाहूँगा कि जो पहला स्टेप है वो आपकी क्लासरूम है। आप अपना पूरा फोकस क्लास के अंदर अच्छे से रखें, क्योंकि अगर आप क्लासरूम के अंदर बड़े अच्छे से फोकस रखते हैं तो बाकी सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। जो नीट के अंदर आपको याद आता है वो क्लासरूम की बोली गई बातें ही याद आएगी। आप क्लासरूम में टीचर की हर बात को अच्छे से सुनें और उसे नोट करें, अपने नोट्स को बड़े अच्छे से बनाएं, क्योंकि ये नोट्स ही आपका अंतिम समय तक साथ देने वाले हैं। आप इन्हें बार-बार पढ़ते रहें। आप ज़्यादा इधर-उधर ना भटके। बच्चे क्या करते हैं, अपने टीचर के नोट्स पढ़ते हैं, फिर इधर-उधर से नोट्स, अदर बुक्स बहुत ज़्यादा उन्हें लगता है कि हमारा टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन ये बात बड़ी गलत है। आपको जो टीचर आपका पढ़ा रहा है वो सफिशिएंट है, आप उसे बार-बार रिवाइज़ करते रहें। नीट कहीं न कहीं ये डिमांड नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ें। नीट डिमांड करता है कि आप जितना भी मटेरियल पढ़ें उसे बार-बार रिवाइज़ करते रहें। आज अभिलाष और दैविक की बातें सुनकर एक बात शीशे की तरह साफ हो गई है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, अगर आपका संकल्प अटूट है और गुरुकृपा जैसा मार्गदर्शक आपके साथ है, तो आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप इतिहास रचते हैं। अगर आज आपके सीने में भी आग लगी हो तो कमेंट में लिख कर जाना कि आप किस कैटेगरी के योद्धा हैं, फाउंडेशन, फ्रेशर या रिपीटर। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाना जो आज हिम्मत हार रहा है। बस मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए।